नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि हमें भारत को विकसित बनाना है। हालांकि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 2047 का, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का हौसला है। विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। बीजेपी के कार्यकर्ता को हर एक वोटर तक पहुंचना है, हर एक नव मतदाता तक पहुंचना है। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं विद्यासागर जी को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी और कहा कि संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि देता। विद्यासागर जी के अब दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसका हमें दुख है, दिल की गहराइयों से दुख है। विद्यासागर जी अब सबको प्रेरणा देते रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। ये पूरा कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ संबोधित कर रहे थे बल्कि देश को दिशा दे रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार में बीजेपी की जोरदार वापसी जरूरी है। हमें विकसित भारत के लिए आगे बढ़ना है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। विपक्ष के नेता भी अब एनडीए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। पूरा देश मानता है कि हमने आतंक के खौफ से देश को मुक्ति दिलाई है, हमने घोटालों से मुक्ति दिलाई। हमारी सरकार ने गरीबों का जीवन बेहतर किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और उसमें 5 साल और बढ़ा दिए गए। वहीं बीजेपी को 370 के लक्ष्य को पार करना होगा। दरअसल 370 को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के अंदर लगे आर्टिकल 370 से कनेक्ट किया और इसके साथ उन्होंने जोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो जैसे कश्मीर से 370 को हटाया गया, उसी को याद रख करते हुए बीजेपी को 370 के लक्ष्य को पार करना ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे भारत मंडप के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता थे, तालियों की गड़गड़ाहट से भारत मंडपम गूंजने लगा, क्योंकि उन्होंने एक नया नारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं बल्कि राष्ट्र नीति में विश्वास रखते हैं और हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। और ये कहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 10 साल में मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर से बेहतरीन हुआ है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको हमने पूछा है, क्योंकि अमूमन ये बात होती थी कि जब बजट आता था, योजनाएं आती थी, तो वो या तो गरीब तबके के लिए आती थी या फिर उद्योगपतियों के लिए आती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को भी हमने पूछा है, उनकी जिंदगी को बेहतर किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग को पूछने की कोशिश नहीं की। विश्वकर्माओं के लिए स्वनिधि योजना की हमने शुरुआत की। हमने अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए घर बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके जरिए न सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा सरकार की तरफ से दिया गया बल्कि जिन्होंने अपना पहला मकान लिया उनको रिबेट भी दी गई, राहत दी गई। उन्होंने कहा कि गरीबों का सपना ही मेरा सपना है। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकलता हूं, राजनीति का नहीं। पिछली सरकारों को महिलाओं की चिंता नहीं थी। बेटियों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने नए कानून बनाए। हमारी सरकार ने 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं। हमने 4 करोड़ परिवारों के लिए घर बनवाए हैं। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी देश भर के अंदर बना दिया है और आगे भी ये काम निरंतर जारी रहने वाला है। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश ने तय किया है एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 मोदी सरकार की हैट्रिक। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी।
ये सरकार किसानों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हम देश को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार काम किया है। हम भरोसा देते हैं कि अगली बार जब हम सत्ता में आएंगे तो इनका जड़ से खात्मा कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने INDI गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया और कहा कि इस देश के लोकतंत्र को INDI गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है। उन्होंने देश में लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद के रंग में रंग दिया। परिवारवादी पार्टियां इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में लगी रही कि कभी भी जनमत स्वतंत्र रूप से उभर कर न आ पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों के अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त किया, इन पर करारा प्रहार किया। और यही वजह है कि अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से प्रधानमंत्री मोदी 5वें नंबर पर लेकर आ गए और अगले 5 साल में इसे 3रे नंबर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 साल में भारत ने तेजी से विकास किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में ने राम के अस्तित्व को नकारा। और यह कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया कि किसी ने राम को काल्पनिक कहा तो किसी ने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। दरअसल बार बार यह सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ से जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया और जिसमें राम को काल्पनिक किरदार बताया गया, क्या वो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट जो आज तक जस की तस है। बहरहाल अनुच्छेद 370 हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया, यहां तक कहा कि 370 को हटाएंगे तो देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। देश जानता है कि विकास के लिए मोदी जी को फिर से लेकर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोदी जी हैं जो देश के विकास के साथ साथ हर इंसान के जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं। हमारी सरकार ने कोरोना की न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी दिया और वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की संस्कृति का हिस्सा, जो भारत की विचारधारा, उसको आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि आज विदेशों में भारत का एक अलग डंका बजता है। जबकि कांग्रेस ने बीते 5 साल में सिर्फ हल्ला करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। देश की जनता ने बार बार बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है और ये जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर 140 करोड़ जनता के ठप्पे की तरह है, मोहर की तरह है। कांग्रेस ने जब भी आंदोलन किया तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए किया, लेकिन बीजेपी ने जब भी आंदोलन किया तो सिर्फ देश के लिए किया, देश को बचाने के लिए किया। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी कोई कठिन फैसला लेने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि गृह मंत्री है तो इस एक लाइन में उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को लागू किया, एक कठिन फैसला था। 2000 के नोट को बंद करने का फैसला जो रात को 8 बजे से लिया गया, हालांकि उसके कुछ परिणाम भी अलग तरीके के नजर आए, लेकिन एक कठिन फैसला था, प्रधानमंत्री ने लिया। एयर स्ट्राइक का फैसला उन्होंने लिया, 1000 का नोट बंद किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, अनुच्छेद 370 को हटाया गया। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को लेकर कानून हो या फिर अभी CAA NRC को लेकर बन रहे मसौदे हो, अमित शाह ने इस एक लाइन में उन तमाम फैसलों का जिक्र कर दिया जो कठिन कार्य थे और जो लगभग देश ने असंभव मान लिए थे, लेकिन मोदी कार्यकाल में वो मुमकिन हुए, संभव हुए। प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो देश की सेवा करना है। और देश की 140 करोड़ जनता कह रही है कि मोदी 3.0 शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव के बीच में अध्यक्ष को बदलना पार्टी सही नहीं समझ रही और इसीलिए 4 महीने के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जून 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर मोहर लगी। दूसरी बार
उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था और अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मुमकिन है जो भी सरकार बनेगी वो मई के अंदर बन जाएगी और ऐसे में जून तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। गृहमंत्री अमित शाह 20 फरवरी को आएंगे राजस्थान के दौरे पर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे। सुबह 11:55 पर बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। एयरपोर्ट से गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे पार्क पैराडाइज होटल। लोकसभा चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। दोपहर 1:30 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे गृहमंत्री अमित शाह। उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। और जिस तरीके से अमित शाह लोकसभा चुनाव में सक्रिय नजर आते हैं, विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि आज भी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन अमित शाह के जिस तरीके के संपर्क और जिस तरीके से वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा भरोसा अमित शाह के ऊपर होता है। ऐसे में अमित शाह कोशिश करते हैं कि हर सीट पर जाया जाए, कार्यकर्ताओं से मिला जाए, नेताओं से मिला जाए, उनको भरोसे में लिया जाए और एक ऐसे कैंडिडेट को सामने निकाल कर लाया जाए जिसके दम पर लोकसभा चुनाव को जीतना आसान हो जाए। हालांकि बीजेपी 2 ही चेहरों के साथ चुनाव लड़ने वाली है, एक प्रधानमंत्री मोदी का खुद का चेहरा और दूसरा कमल का निशान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि इस चुनाव में आपको किसी कैंडिडेट के चेहरे को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि मोदी को वोट डाल रहे हैं और कमल सभी का चुनाव चिन्ह है। बहरहाल जो हम बात करें, गृहमंत्री अमित शाह वो राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 20 फरवरी को आएंगे, बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक लेंगे। सुबह 11:55 पर जैसा कि हमने बताया कि बीकानेर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और फिर यहां से वो पार्क पैराडाइज होटल जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय बैठक का हिस्सा होंगे। 1:30 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। 25 फरवरी को राजस्थान आएंगे राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में एंट्री कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रस्तावित कार्यक्रम आ चुका है। धौलपुर में 27 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। आज यात्रा से जुड़ी टीम ने धौलपुर का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश से धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री कर जाएगी यात्रा और राजस्थान में धौलपुर में तैयारियां की जा रही हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे दौसा और भरतपुर का दौरा। गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर धौलपुर जाएंगे। संत शिरोमणि जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समता पूर्वक समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रागिरी तीर्थ में 3 दिन तक वो उपवास पर रहे और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी 77 साल की उम्र थी। देर रात को 2:30 पर समता पूर्वक समाधि उन्होंने ली। दरअसल 3 दिन से अन्न जल का त्याग कर उन्होंने अखंड मौन व्रत धारण कर लिया था। आज डोंगरगढ़ के चंद्रागिरी तीर्थ में पंचतत्व में विलीन हुए आचार्य श्री प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत कई नेताओं ने उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित की। तो संत शिरोमणि जैन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समता पूर्वक समाधि और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आचार्य श्री को भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित की। अमित शाह ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, विद्यासागर जी महाराज जैसे महापुरुष का ब्रह्मलीन होना देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे युगमनीषी का मुझे सानिध्य मिला, मुझे स्नेह मिला, आशीर्वाद मिलता रहा। मानवता के सच्चे उपासक विद्यासागर जी महाराज का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वो सृष्टि के हित, हर व्यक्ति के कल्याण के अपने संकल्प के प्रति निस्वार्थ भाव से संकल्पित रहे।
विद्यासागर जी महाराज ने एक आचार्य, एक योगी, चिंतक, दार्शनिक और समाज सेवी, इन सभी भूमिकाओं में समाज का मार्गदर्शन किया। वो बाहर से सहज, सरल और सौम्य थे, लेकिन अंतर मन से वज्र के समान कठोर साधक थे। आचार्य श्री का जीवन युगों युगों तक ध्रुव तारे के समान भावी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शित करता रहेगा। मैं उनके सभी अनुयायियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।